सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में एक और खातून डॉक्टर कोरोना से शहीद हो गई। डॉक्टर अनीला नसीर कई रोज से रावलपिंडी के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। शहीद डॉक्टर मानसहरा में प्रैक्टिस करती थी। सूबे में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 45 तक जा पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर एक और खातून डॉक्टर कोरोना से शहीद हो गई हैं। डॉक्टर अनीला नसीर कई रोज से रावलपिंडी के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। शहीद डॉक्टर मानसहरा में प्रैक्टिस करती थी। सूबे में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 45 हो गई है। K2 सर करने की सरमाई मुहिम में लापता मारूफ कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्कियों की तलाश के लिए दूसरा सर्च ऑपरेशन जारी है। तीनों कोहपेमाओं से गुज़िश्ता 3 रोज से राब्ता मुनक़ता है। इसी पर बात करेंगे। रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुजीना अली, अपडेट कीजिएगा। दूसरा ऑपरेशन जारी किया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, दूसरा ऑपरेशन इस वक्त जारी है K2 पर और आज ऑपरेशन टीम की कोशिश है कि तीनों कोहपेमा जिनको गुज़िश्ता 3 रोज से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हो सका, उनका कोई निशान मिल सके। इस टीम में जो माहिर हैं कोहपेमा के, जिनको पहले तजुर्बा है K2 के ऊपर ही कोहपेमाई का, वो भी इस टीम में शामिल है, ऑपरेशन टीम के साथ है। और K2 बेस कैंप 1 पर इत्तला दी गई थी और K2 बेस कैंप 3 तक जो है वहाँ पर टीम जो है दीगर जितने भी मेंबरान वहाँ पर मौजूद हैं वो इस चीज़ को देख रहे थे। हम जो सर्च ऑपरेशन की टीम है उन्हें किसी करीबी मुकाम पर ऊंचाई पर K2 पर छोड़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कहीं से कोई सुराग मिल सके। अभी तक तीनों कोहपेमा जो है यही बताया जा रहा है कि लापता है। किसी तरह से कोई भी राब्ता इन तीनों कोहपेमाओं से अभी तक नहीं हो सका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार फरूख सलीम कहते हैं 2018 में आटा 33 रुपए फी किलो था। तब अवाम ने 26 मिलियन टन आटा 850 अरब का खरीदा था। 2 बरस बीत जाने के बाद आटे की कीमत 70 रुपए किलो हो चुकी है। 2020 में अवाम ने 26 मिलियन टन आटा 1800 अरब में खरीदा। यूं अवाम से 950 अरब अजाफी बटोरे गए। इसी तरह चीनी महंगी होने पर अवाम की जेब से 300 अरब इजाफी वसूल किए गए। बिजली महंगी होने से पाकिस्तानियों पर 1000 अरब का इजाफी बोझ पड़ा। इस तरह हर खानदान को 85,000 इजाफी खर्च करना पड़ा। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 2 सालों में टीकों की कहानी फरूख सलीम की जुबानी। आज से 2 पहले आटे की कीमत थी 33 रुपीज़ अ किलो। तो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 26 मिलियन टन आटा सालाना खरीदते थे और 2018 में हम सब ने मिलके 850 अरब रुपए का आटा खरीदा। अब इस साल कीमत पहुंच गई है तकरीबन 70 रुपए किलो। अब हम सारे मिलके तकरीबन 1800 रुपए का आटा खरीदेंगे। तो आपको, मुझे, बाकी पाकिस्तानियों को टीका लग गया 950 अरब रुपए का। चीनी की कहानी सुन लीजिए। आज से 2 साल पहले 58 रुपीज़ किलो चीनी का भाव। हम सारे पाकिस्तानी मिलके 326 अरब रुपए की चीनी खरीदते थे। इस साल रेट जा रहा है 110 पे और इस साल हमें 618 अरब रुपए की चीनी खरीदनी होगी। यानी कि आपको, मुझे, बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लग गया 300 अरब रुपए का। बिजली की कहानी सुन लीजिए। 2 साल पहले सब कुछ मिला जुला के तकरीबन 10 रुपए का यूनिट पड़ता था आपको और मुझे, और हम सारे पाकिस्तानी मिलके कोई 1000 अरब रुपए की बिजली खरीदते थे। इस साल बिजली तो उतनी ही खरीदेंगे लेकिन हमको पैसे देने पड़ेंगे 2000 अरब। तो आपको, मुझे, बाकी बिजली के सार्फिन को पाकिस्तान में टीका लग गया 1000 अरब का। अब लगभग 3 करोड़ खानदान रहते हैं इस मुल्क में, तो हर खानदान को टीका लगेगा 85,000 रुपए का। अभी इस टीके में मटर का टीका शामिल नहीं, टमाटर का टीका शामिल नहीं, आलू का टीका शामिल नहीं, लाल मिर्च का टीका शामिल नहीं और प्याज का टीका शामिल नहीं। अब मेरी समझ से तो चीजें हो गई हैं बाहर कि एक एवरेज पाकिस्तानी
अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। मारूफ माशी तज्जियाकार फरूख सलीम कहते हैं कि 2018 में आटा 33 रुपए फी किलो था, तब अवाम ने 26 मिलियन टन आटा 850 अरब का खरीदा। 2 बरस बीत जाने के बाद आटे की कीमत 70 रुपए किलो हो चुकी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरहान बुखारी साहब, माशी तज्जियाकार है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मवाजना किया गया है 2018 के और 2020 के प्राइसेस का आटे का और चीनी का, जिसमें कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक बात तो ये है कि वजीर आजम समेत और जो हमारे उस वक्त के कायदीन हैं वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। अब ये किताबी बातें हैं, ये उस किस्म की बातें हैं जो कि आदाद शुमार को घुमाने से चलें सामने आ भी जाती हैं। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मजबूरी तौर पे पिछले 2 साल में जो हालात जहाँ पे 2 साल पहले थे और आज जहाँ पे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। आपने एक आटे का जिक्र किया, ये सिर्फ और सिर्फ आटे का अलमिया नहीं है, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश के हालात जो खराब हुए हैं उससे पाकिस्तान की कैफियत और आम आदमी की जिंदगी एक बुरी तरह से मुतासर हुई है। और आगे कहाँ पे हालात जाएंगे, फिलहाल की बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आ रहा। ठीक है फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने ट्वीट किया कि 6 बरस कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान ने उन्हें 2013 के इंतखाबात में धांधली का गवाह करार दिया था। इस पर नवाज शरीफ की हुकूमत में मौजूद चंद दोस्तों ने मुझ पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया, मगर आजकल PTI के हामी मुझ पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में हामिद मीर ने कहा कि तब नून लीगी वुज़रा ने मुझ पर PTI की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया और आज PTI अराकीन नून लीग को सपोर्ट करने और लिफाफा लेने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सहाफ़ी महज अपना काम करते हैं जिसका किसी को नुकसान और किसी को फ़ायदा होता है। तहरीक इंसाफ 24 न्यूज़ को अपोजिशन का चैनल कहती है। इसी पादाश में 24 न्यूज़ को बार बार बंदिश का सामना करना पड़ा। देखो, मैंने ट्वीट में ना एक आर्टिकल पोस्ट किया है, वो पुराना एक आर्टिकल है। इसको अगर आप पढ़ें तो उसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। मैंने कभी PTI को सपोर्ट नहीं किया, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, उस धांधली के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन को। उसमें PTI अकेली नहीं थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें ANP भी थी, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी थी, JUI भी थी, सब पार्टियां थी। तो 2013 के इलेक्शन की धांधली पर मैंने बहुत से प्रोग्राम किए थे और उसमें जो धांधली की एविडेंस थी वो भी पेश की थी। तो जब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करवाई जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना, तो इमरान खान साहब ने उस कमीशन में मुझे बतौर विटनेस यानी कि बतौर गवाह बुलाया और कहा जी कि इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, तो इनसे आप पूछें कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। तो इस हैसियत में मैं बतौर सहाफ़ी के गया और मैंने जो अपना एक जर्नलिस्टिक वर्क था, जो मैंने 2013 के इलेक्शन में धांधली पर जो प्रोग्राम किए थे, उसमें जो मैंने एविडेंस दिखाई थी टीवी की स्क्रीन पर, तो वो एविडेंस मैंने कोर्ट को दी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस थे नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। PTI के वकील थे हफीज पीरज़ादा साहब, उन्होंने भी मुझसे सवाल जवाब किए। और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे एतजाज एहसन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये बताएं कि आपको ये एविडेंस किसने दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा था कि आप किसी सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। तो इमरान खान साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और उनके सामने ये सब कुछ हुआ था। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो वुज़रा थे, उन्होंने मुझे शिकवा शिकायत किया और कुछ ने ये भी कहा कि जी आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2018 में जब PTI की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और हमने कहा कि जी धांधली हुई है, तो फिर PTI वालों ने कहा जी कि इन्होंने लिफाफा पकड़ा हुआ है। तो इस ट्वीट का बुनियादी मकसद ये बताना है लोगों को कि सहाफ़ी जो है वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी सियासी जमात के साथी होते हैं। वो हर दौर में अपना सहाफ़ी काम करते हैं और उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं,
उनकी जो जर्नलिस्टिक स्किल्स होती हैं उसका कभी किसी को फायदा होता है, कभी किसी को नुकसान होता है। तो वो पीटीआई जो ऑपोजिशन में समझती थी कि हामिद मीर जो है वो बड़ा सच्चा साफी है, अब वो पीटीआई हुकूमत में आई है तो वो पीटीआई के लोग कहते हैं जी कि आप झूठ बोलते हैं, आप लिफाफा लेते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो इसी तरह सब सहाफियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप देखें कि 24 न्यूज चैनल जो है, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो इनको बहुत कवरेज देते थे, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसने इश्तिहार बंद किए हुए थे 24 न्यूज चैनल के। अब जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसने भी इस चैनल को कितने महीने तक बंद रखा, और अब जब ये मुस्लिम लीग नून को या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को कवरेज देते हैं तो पीटीआई वाले कहते हैं जी देखें ये तो ऑपोजिशन का चैनल है। तो ये सहाबियों के साथ जो होता है उसको हमने एक ट्वीट में उसको हाईलाइट करने की कोशिश। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। आपको बताया कराची के इलाके सरजानी टाउन में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने चैंपियन बॉडी बिल्डर की जान ले ली। मरहूम ने जान बहक होने से पहले एक डाकू का सर भी फाड़ दिया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियल सैयद से। दानियल, लगा कीजिएगा हमें। जी देखिए आमना, बिल्कुल ये फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सरजानी टाउन में पेश आया था, जहाँ पर डाकुओं ने लूटने की कोशिश की थी, जिस पर एक शहरी ने एक डाकू को दबोच लिया था और उसने फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है जहाँ भाग हुआ था, रफीक के नाम से उसकी शनाख्त हुई थी। हुकाम का कहना है कि मरने वाला जो शख्स है वो चैंपियन बॉडी बिल्डर है, जिसे डाकू ने गुज़िश्ता रोज सरजानी टाउन में फायरिंग करके कत्ल किया था। मज़ाहमत के दौरान जो बॉडी बिल्डर है इसके बारे में बताया जाता है कि ये कराची चैंपियन समेत मिस्टर सेंट्रल भी रह चुके हैं। बॉडी जो है उनके घर कल गुज़िश्ता रात मुंतकिल कर दी गई थी। पुलिस ने अतराफ के कैमरों की फुटेज और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद करने के बाद इस वाक़े में मुलव्विस। जी दानियल सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मलीर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने तफसीलात जारी कर दी हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक कब्जा माफिया से 548 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुजार कराई गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन अब्बास से। हसन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज मलीर के अंदर ऑपरेशन का आगाज किया गया तजावुज़ात के खिलाफ, जिसकी सरबराही जो है वो डिप्टी कमिश्नर मलीर कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर भी जो है एक्शन लिया गया, तो जिसके बाद बाकायदा तौर पर तफसीलात सामने लाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर मलीर ऑफिस से कि कितनी जमीन जो है वो वागुजार करवाई गई है। इसमें इनका ये कहना है कि कब्जा माफिया से गुज़िश्ता रोज 548 एकड़ कीमती सरकारी जमीन जो है वो वागुजार कराई गई है, जिसमें से मुख्तलिफ देह के अंदर जो है वो ऑपरेशन किया गया। देह कुनकार और देह खार खरोफ से जो है वो 190 एकड़ सरकारी जमीन जो है वो वागुजार कराई गई। इसी तरह दे नाराथर जो है और दे अल्लाह बचाई, यहाँ से 358 एकड़ जो है वो सरकारी जमीन जो है वो कब्जा माफिया से निकलवाई गई है। उसके अलावा जो है उनका ये भी कहना था कि वागुजार कराई अराजी जो है उसकी रिपोर्ट सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने आवाम से अपील भी की कि जिला इंतजामिया मलीर जो है वो दरख्वास्त करती है कि गैर कानूनी मंसूबे और। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में शहरियों में मुफ्त गुटखा बांटने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लांडी नंबर 4 में कार सवार अफराद शहरियों को खुलेआम गुटखा बांटते रहे। वीडियो में कार सवार अफराद की गाड़ी के पीछे पुलिस मोबाइल को भी देखा जा सकता है। आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां पर शहरियों में मुफ्त गुटखा बांटने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, वीडियो ये सामने आई है, गुटखा बांटा जा रहा है सरेआम, क्या तफसीलात है इस बारे में? जी देखिए, बिल्कुल ये गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके लांडी में वाकया पेश आया है और एक ये फुटेज जो वायरल हुई उसमें देखा जा सकता है कि खुलेआम कार सवार अफराद हैं जो शहरियों में गुटखा मुफ्त जो है वो तकसीम कर रहे हैं। और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि ये जो कार सवार अफराद हैं इनकी गाड़ियों के चारों तरफ शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। न सिर्फ शहरी बल्कि खवातीन भी मौजूद है जो मुफ्त गुटखा जो मिल रहा था वहाँ पे उसके उसूल के लिए वहाँ पे मौजूद थी। फुटेज मंजर आम पर जब आई है, फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि एक पुलिस मोबाइल इन कार सवारों की गाड़ी के पीछे दिखाई दी है जो इनके साथ साथ चलती रही, लेकिन पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि
इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि ये लोग कौन अशखास है और इस तरीके से किस तरीके से खुलेआम लांडी नंबर 4 की आम शारा के ऊपर गुटखा तकसीम करते रहे। इस हवाले से पुलिस हुकाम से कह रहे हैं कि तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और जो भी ये अशखास है इनको गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, दानिया सैयद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमात इस्लामी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज मर्दान में जलसा करेगी। जलसे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खिताब करेंगे और इसी हवाले से जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। आपको बता रहे हैं मर्दान से जमात इस्लामी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज जलसा करेगी। तैयारियों का मजीद अहवाल जानेंगे मंजूर हुसैन से। मंजूर बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान आज मर्दान में जो है महंगाई के खिलाफ अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि इस वक्त मैं जलसगाह में मौजूद हूँ, पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे स्टेज की तैयारी की जा रही है। तकरीबन 60 फुट जो है उसकी लंबाई है और 12 फुट उसकी चौड़ाई बताई जा रही है। साथ ही साथ पंडाल की बात की जाए तो कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही है और तकरीबन यहाँ की मुतज़िमीन के साथ हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 8000 के करीब जो है पंडाल में कुर्सियां लगाई जा रही है। साथ ही साथ बताता चलूं कि इस जलसा से जो है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक जो है इस जलसे से खिताब करेंगे और साथ ही साथ जो सूबाई अमीर है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के अलावा जो सूबाई और जिली कायदीन है यहाँ पे इस जलसे से खिताब करेंगे। मैं बताता चलूं कि तकरीबन 2 बजे के करीब जो जलसा है वो शुरू किया जाएगा और ये जलसा जो है तकरीबन 5 बजे तक जो है ये जलसा जारी रहेगा। साथ ही साथ बताता चलूं कि मुकाम चौक से आगे मलाकंड रोड पे जो है स्टेज बनाया गया है, जो कुर्सियां हैं वो लगाई जा रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूं कि सिक्योरिटी जो है तकरीबन 500 से जायद यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है और साथ ही साथ जमात इस्लामी के जो अपने जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो भी इस जलसे की सिक्योरिटी संभालेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। मोनिस इलाही ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की 13 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला जनूबी पंजाब का दौरा किया था। सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर तहसील नाज़िम चौधरी परवेज़ इलाही का इस्तकबाल किया था। मोनिस इलाही ने तस्वीर को यादगार करार दिया है। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में महंगाई का सुनामी थम ना सका, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से जो इस वक्त कराची की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। मानिया, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त भी जो सूरत हाल कराची वालों की मौजूद है, हर कोई यही रोना रोते चले आ रहा है कि हर चीज़ पे कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं इस वक्त कराची की मकामी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अशिया पे रेट्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दुकानदार यही कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं, जिसमें ख़ास तौर से दालें और मसाला जात हैं जिस पे रेट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा सिर्फ चना दाल है जो 160 रुपये किलो में दस्तियाब है, जबकि तमाम दालें वो 200 से 240 रुपए तक जो है वो मिल रही हैं। साथ साथ जो है दुकानदारों का ये भी कहना है, यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं खरीदार, उनका भी ये कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ता जो ये हमारा हफ्ता चला आ रहा है इसमें हर रोज़ में 5 से 7 रुपए के करीब जो है इस पूरे हफ्ते में जो है वो कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं, जिसमें लाल मिर्च की कीमतें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं पे 180 रुपये पाव दस्तियाब है, कहीं पे 190 रुपये पाव दस्तियाब है, जबकि मुख्तलिफ अशिया जिसमें मुख्तलिफ मसाला जात हैं, जिसमें मुख्तलिफ दालें हैं, उनके भी रेट जो हैं तकरीबन 160, 200, 240 तक हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें मूंग की दाल, मसूर की दाल, साथ में माश की दाल, चने की दाल मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ पे कीमतें जो है वो कम होती नज़र नहीं आई, बल्कि हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। साथ ये भी रोना रो रहे हैं कि जहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी वहाँ ये सब की कीमतें कैसे कम हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि खाने के लिए जो आम तौर से लोग जो दाल और सब्जी खाया करते थे, हम वो दाल भी मैसर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका।
शहर कायद में सब्जियों का निर्ख कम न हो सके, करेले 400 और भिंडी 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। लहसुन 200 रुपए जबकि अदरक 400 रुपए फी किलो का हो गया। सूरत हाल क्या है, समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरा करना मुश्किल होते चले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि चूंकि सब्जियों का सीज़न है और इन 2 माह में सब्जियों की कीमतें कदरे मुस्तहकम रहेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मेन सदर में मौजूद हैं, जहाँ पर सब्जियों की मार्केट एक बड़ी तादाद में हमें नज़र आ रही है। दुकानदार मौजूद हैं, सब्जियों के सब्जी फरोश अपनी सब्जियां बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कीमतें अब भी कम नहीं हो सकी हैं और आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम आलू प्याज की बात कर लें तो सिर्फ आलू प्याज ही 40 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि लहसुन अदरक इस वक्त भी हमें 200 रुपए किलो के ऊपर नजर आ रहा है, जबकि अदरक 400 रुपए किलो बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की तो मटर का सीजन है, लेकिन मटर अब भी 60 रुपए किलो में मिल रहा है। साग बताया जाता है कि 60 रुपए किलो में मिल रहा है। पत्तों वाली सब्जियां खासी महंगी बताई जा रही हैं। गोभी बताई जा रही है यहाँ पर 80 से 100 रुपए किलो है, ब्रोकली 200 रुपए किलो है और दीगर तमाम तर सब्जियां हैं जो कि ज्यादातर 80 से 100 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही हैं। लिहाजा बड़ी तादाद और बड़ी मिकदार एक ऐसी सब्जियों की है जो अभी भी 50 रुपए से कम पर नहीं आ सकी हैं। और जो रोजमर्रा सब्जी पकाने वाले लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग सस्ती सब्जी का सहारा लेते हैं, अब वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि सब्जियां भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, इसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और कंट्रोल होने में नहीं आ रही हैं। लिहाजा उनका कहना यह है कि रोटी तो बना ली जाती है, लेकिन उसके साथ सब्जी किस तरह से तैयार की जाए, क्योंकि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ सकी हैं। जी समीन, बहुत शुक्रिया। महंगाई में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। इस पर वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा तो मौजूद है। रावलपिंडी की मार्केट में अगर बात की जाए महंगाई की तो गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के साथ ही मुख्तलिफ अशिया के रेट भी बढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए खाने पीने के अशिया की तो उनमें चावल जो है वो नुमाया तौर पर महंगी हुई है, इसी तरह दालें महंगी हुई हैं, कुकिंग ऑयल और घी महंगा हुआ है, जबकि दूसरी जानब जो है लहसुन और अदरक भी महंगी हुई है। इसी तरह गोश्त जो है वो महंगी हुई है। मुर्गी भी मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ता जो है वो महंगी हुई है और जो एक बजट था आम आदमी का जिसमें वो गुजारा कर रहा थे, उसमें तकरीबन जो है 20 से 25% इजाफा हो चुका है और गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जबकि हुक्मरान जो है वो इस जानब नहीं देख रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वाज़िया अहकामात के बावजूद भी मार्केट में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो, लेकिन जो कोई भी चीज जो है उसकी कीमत कम नहीं हुई बल्कि पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। और गरीब आदमी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पूरे सिंध में हो रही है। लीज वाली जमीन पर फार्म हाउस और कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। इसको अगर कोई सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। उन्होंने सहवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिंध में कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट से उनको हटाया जाए। जो मुझे पता चला है कि कोई 30 साल लीज की ज़मीन थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए दी जाती है, वो मिली थी, वो उसकी लीज भी ख़त्म हो गई। लेकिन चले लीज ख़त्म हो या ना हो, 30 साल ज़मीन पे आप ये फार्म हाउसेज और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वो इंक्रोचमेंट के हवाले से मुझे इसका इल्म नहीं, ये डिपार्टमेंट रोज करता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बिल्डिंग्स गिर गई हैं इसलिए कि इंक्रोचमेंट थी, तो उसको अगर कोई सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। जो खुद कहता रहा है माजी में, उसके बिल्कुल उलट चीज़ें की हैं। हम वो यूटर्न खान तो सब उसे कहते हैं, तो एक वजह है ना, लोग कहते हैं। अब तो आपने कहा भी, मैंने नहीं कहा, आपने सवाल में कहा कि यूटर्न खान है वो, इसलिए कि उसने जो पहले बात की थी उसे यूटर्न कर। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब से मैंने असम्बली में बोलना शुरू किया, इन्होंने मेरे खिलाफ एंटी करप्शन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाई। अब जब अपोजिशन लीडर बन गया, जब मेरी सीट मुराद अली शाह के करीब आ गई और इसको खतरा हुआ कि सीट तब्दील ना हो जाए, इस खौफ के अंदर, अपोजिशन लीडर के खौफ में, अपोजिशन लीडर के खौफ में इन्होंने मुझ पे अटैक किया है। इंशाअल्लाह मुराद अली शाह ये सीट पीटीआई के पास आएगी, खुर्रम शेर जमान के पास आए, इमरान शाह के पास आए, दुआ के पास आए, फिरदौस भाई के पास आए, किसी भी 30 MPs के पास आए, क्या पता मेरे पास आए, तुमसे सीट इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। ये आज मैं पब्लिकली कह रहा हूं इंशाअल्लाह।
इसका मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ाई है कि हम विक्टिम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कोरोना में मुब्तला पिम्स अस्पताल के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज से कोरोना वायरस में मुब्तला थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, कोरोना में मुब्तला पिम्स अस्पताल के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल इंतकाल कर गए हैं। सबा वजीर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सबा, बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़ी अस्पताल पिम्स में कोरोना में मुब्तला चीफ फार्मासिस्ट जो साबिक डॉक्टर जावेद इकबाल जो है वो इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज से कोरोना वायरस में मुब्तला थे और वो वेंटिलेटर पर थे और आज जो है वो कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। और पिम्स अस्पताल में अब तक 4 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर जो है वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।